अगर आपने एमडीकेट बायोलॉजी क्लियर करना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। जेनेटिक्स के बारे में मेडलिन जेनेटिक्स ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, सही। सिर्फ ये अकेला नहीं और साइंटिस्ट भी इसके साथ इन्वॉल्व, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। वो सबसे पहले पढ़ेंगे जो मेंडल जो साइंटिस्ट है, जेनेटिक्स क्या चीज है। जेनेटिक ये है द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, वेरिएशंस के बारे में प्लस हेरिडिटी के बारे में। व्हाट इज हेरिडिटी, पर क्या चीज है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जीन टू अनदर जीन, जो खुसूसियात होते हैं एक जीन से एक पेरेंट से अपने बच्चे में जो ट्रांसफर होते हैं, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशंस का है जो डिफरेंस आ रहा है, जो फर्क आ रहा है, उस फर्क को हम वेरिएशंस कहते हैं। और हेरिडिटी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर ऑफ खुसूसियात को। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोगेमी एंड पेरेंट्स, जो यानी पेरेंट्स के बाद जो बच्चे पैदा हो गए उनकी तरह जो डिफरेंस आर वेरिएशंस। ये सारे क्या चीज है? जेनेटिक्स है। उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस देख ले, जो इनहेरिटेंस प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जीन टू अनदर जीन। ये फिर उस अमल को कहते हैं, उस तरीका को कहते हैं, जो मेथड है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस? जिससे जो इनहेरिडिटी है ट्रांसफर हो रहा है, जो चीज है ट्रांसफर हो रहा है, इस मेथड को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड, जो खुसूसियात ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम वन जीन टू अनदर, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सही। उसके बाद ये डीएनए। डीएनए क्या चीज है? सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ? क्रोमोसोम्स, उसके बाद डीएनए, उसके बाद जीन। जीन थर्ड पोर्शन में आ रहे। सही है। क्रोमोसोम्स कब डिस्कवर हुआ था? 1842 में, यानी 1842 में इसका वो डिस्कवरी हुआ था। जो हेलिकल्स है वो 1953 में, जिसका डायग्राम से वाटसन ने डिस्कवर किया था, वो बाद में। उसके बाद डीएनए कब हुआ था? 1869 में डीएनए डिस्कवर था। इट इज अ हेरिडिटी मटेरियल्स, जो ट्रांसफर हो रहे वो क्या चीज है? डीएनए। तो डीएनए क्या चीज है? हेरिडिटी मटेरियल्स है। मैंने कहा था हेरिडिटी, ये क्या चीज? ये डीएनए, ये ट्रांसफर हो रहे। डीएनए के ऊपर फिर क्या मौजूद है? डीएनए के ऊपर फिर जीन्स मौजूद है। जीन्स फिर क्या होते हैं? उस जो डीएनए, ये सारे क्या चीज है? ये सारा मुकम्मल डीएनए। डीएनए की जो अगर हम टुकड़े टुकड़े कर सकते 5-6 जीन्स एक साथ, उसको एक फ्रेगमेंट्स कहते हैं, एक जीन्स कहते हैं। जो कोडान्स होते हैं, नाइट्रोजनस स्पेस कोडान, 3-5-6 सारे तरह कोडान को क्या कहते हैं? एक एक टुकड़े को जीन्स कहते हैं। तो जीन्स डीएनए का फ्रेगमेंट्स है, टुकड़े हैं। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए व्हिच हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस या कोड्स फॉर सम इंफॉर्मेशंस। इनके पास कुछ मालूमात होते हैं, कोड्स होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जीन तो दूसरा डिफिनेशन क्या है? जीन्स का दूसरा है, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो हेरिडिटी इनहेरिटेंस है, इसका फंक्शनल यूनिट जीन्स है। मैंने कहा तो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे, इसका मतलब ये जीन ट्रांसफर हो रहे। जीन क्या? जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यही जो ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद देख ले, ये सारे क्या था? जेनेटिक्स के बारे में। अभी अगर MCQs में आ जाए, जेनेटिक्स का फादर है कौन? इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फिर आप क्या जवाब दोगे? मेंडल्स। लेकिन सिर्फ अकेला मेंडल्स नहीं है, जो जनरल जेनेटिक है, जनरल जेनेटिक्स का मेंडल्स है, जिसने वर्क किया था 1860 में। 1860 में उसने वर्क किया था किस चीज पे? जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। लेकिन कब पैदा हुआ था? ये 22 जुलाई 1822 में पैदा हुआ। 1822 में ये पैदा हुआ है, लेकिन जो उसने वर्क किया था, ये रिसर्च किया था, वो 1860 में। और उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट है मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स पर कौन सा? बेटसन। बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स है, यानी उसके बाद और उसने सिर्फ जनरल खुसूसियात बताए थे कि ये क्या चीज है, जीन्स वगैरह। जनरल जेनेटिक्स का मेंडल्स है। और उसके बाद जिस पर वर्क क्या था वो कौन था? मॉडर्न में। मॉडर्न में फिर बेटसन था। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का TH मॉर्गन्स। TH मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स।
जनरल जेनेटिक्स को होता है मेंडल, मेंडल जनरल जेनेटिक्स। ये इसका थ्योरी है। कब पैदा हुआ था? 1822 में मेंडल पैदा होता। कब हुआ? डाई 1884 में, यानी 1884 में क्या हुआ? डाई हुआ। और इसने जो एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक्स के ऊपर कितने इयर्स उसने काम किया था, ये जो जेनेटिक्स है जेनेटिक्स के ऊपर उसने वर्क किया था 7 साल, 7 इयर्स उसने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। यानी कब से कब तक? अगर डेट मांगे तो डेट ये है 1856 से लेकर 1863 तक। इन 7th ईयर में उसने ये जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। सही? किस चीज पर काम किया था? उस प्लांट का नाम था पेसियम सैटिवम। ठीक है, ये पेसियम सैटिवम मटर का पौधा है, मटर नाम है पी प्लांट्स। उसको था पी प्लांट्स नहीं, गार्डन पी प्लांट से ये नाम था उसका, गार्डन पी प्लांट्स, पेसियम सैटिवम इसका नाम। 7 साल उसने इस चीज पर काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। और इसके बाद देख ले द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। इन 7 सालों में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वर्क किया था, रिसर्च किया था इसके बारे में, इसका जो ये सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ, किन पॉइंटों में उसको एक सक्सेस किया था देख ले। मेंडल पहले साइंटिस्ट नहीं था, पहले ये टीचर्स था, बाद में इस मरने के बाद उसको साइंटिस्ट अवार्ड मिला। उस टाइम जो इसका जो रीजन था, ये क्यों सक्सेस हुआ? अप्लाइड मैथमेटिकल लॉजिक फॉर एनालिसिस। उसने बायो के अंदर मैथ यूज किया, मैथमेटिकल लॉजिक यूज फॉर एनालिसिस। उसने इस बायोलॉजी के अंदर मैथ यूज किया। लेकिन उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उसको मैथ का जो रीजन था, बायो से कनेक्शन था, उनको सही मालूम नहीं था। तो इस वजह से कुछ रीजंस हैं जो इसका जो थ्योरी था वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड? साइंटिस्ट को इसका मैथ समझ नहीं आ रहा था कि मैथ कैसे बायो में आ सकता है, लेकिन उसने बायो में मैथ यूज किया था। तो इस मैथमेटिकल लॉजिक की वजह से मेंडल सक्सेस हुआ। सेकेंड पॉइंट, गिफ्ट रिकॉर्ड। उसने रिकॉर्ड जमा किया किस चीज का? ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका रिकॉर्ड जमा कर रहा था। तो उस रिकॉर्ड्स की वजह से भी आजकल मेंडल सक्सेस में है। लार्ज सैंपल साइज, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था सिर्फ एक पौधे के साथ नहीं, 2 पौधों के दरमियान नहीं, 4 पौधों के दरमियान नहीं, उसने कहा था मैंने ज्यादा सैंपल उठाए, मटर पौधों का ज्यादा सैंपल उठाए, मुख्तलिफ क्रॉस की, मुख्तलिफ हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ना। तो जो लार्ज सैंपल साइज है इसके पास ज्यादा क्वालिटी में मौजूद एक्सपेरिमेंट की। तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट से मेंडल सक्सेस हुआ था। दूसरा क्या चीज है? फॉर्मुलेटेड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस। उसने जो थ्योरी बनाया था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आजकल मेंडल्स के एक थ्योरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे भी क्या फॉर्मुलेट किया था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस में। टेस्टेड हैज एक्सप्लेनेशंस, जो उसने बयान किया था, एक्सप्लेन किया था, उसको टेस्ट भी करवाया था। ये 5-6 पॉइंट्स उसका सक्सेस रीजन है मेंडल्स का। और कुछ और पॉइंट्स है मेंडल्स ने इतने सालों में यहां से लेकर यानी जो वर्क किया था 1884 तक, 18 तक ना, उसने जो काम किया था, उस जो जिंदा था उस टाइम उसका जो थ्योरी था ये वाला जेनेटिक्स का, वो कहते ये गलत है, अनरिकॉग्नाइज्ड था, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी दुनिया। मेंडल्स का थ्योरी जब तक वो जिंदा था ना, जो लाइफ ड्यूरेशन है मेंडल्स का, बात तो सुने, यानी जब तक वो लाइफ था उस वक्त तक उसका जो थ्योरी था वो अनरिकॉग्नाइज्ड था। वजूहात है क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड था, ये वजूहात है। अल्लाह के ये पॉइंट भी पॉजिटिव पॉइंट्स है। मेंडल्स ने अपना रिसर्च पेपर वो भी पब्लिश किया था ना, दुनिया को दिखाया था, पब्लिश किया था। पेपर का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। ये एक्सक्यूज नहीं आ सकता है। मेंडल्स का रिसर्च पेपर, पब्लिश पेपर कौन सा था? तो आप लोग ये लिखे एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। अगर डेट मांगे तो उसने अपना पेपर कब पब्लिश किया था? तो आप लोग 1865 में उसने पेपर भी पब्लिश किया था। कब? यानी 2 साल के बाद। इधर देख ले, उसने साथ यानी देख लो
1856 से लेकर 1863 तक, यानी 7 साल उसने वर्क किया था। फिर 2 साल के बाद ये एक वर्क भी पढ़ा है, प्रैक्टिकल वर्क पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, लेकिन उसके बाद यानी 65 में कितने साल बाद? 2 साल बाद, यानी 1863 तक उसने काम किया था। फिर 2 साल के बाद यानी 65 में उसने पब्लिश किया था क्या चीज? अपना ही पेपर। नाम क्या पेपर का? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशंस, ये इसने पब्लिश किया था। उसके बावजूद भी, इस पेपर को पब्लिश होने के बावजूद भी उसका जो एक थ्योरी था वो अनरिकॉग्नाइज्ड था। क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड था? यानी देख ले, 65 से लेकर 1865 से लेकर 1900 तक कितने साल हो गए? तकरीबन बन रहे 5 और 7 35 35 साल तक उसका जो ये थ्योरी था वो अनरिकॉग्नाइज्ड था। डाई कब हुआ? ये डाई इसका देख लो 84 में वो डाई हुआ, लेकिन ओकर 1900 तक, हाँ देख लो, मरने के बाद भी कितने साल बन रहे? 14 साल और बन रहे, यानी मरने के बाद 14 साल और भी लगा। फिर भी ये मेंडल नहीं था फादर ऑफ जेनेटिक्स। 1901 में, ये 1900 तक ये क्या था इसका थ्योरी? अनरिकॉग्नाइज्ड था, अनरिकॉग्नाइज्ड था। 1901 में, कब? 1901 में जब और साइंटिस्ट आए थे, उसके थ्योरीज उठाए, उसके एक्सपेरिमेंट उठाए थे, और रीजन भी है, रीजन भी ये क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड था? उस टाइम नो कम्युनिकेशंस। व्हाट इज नो कम्युनिकेशंस? यानी उस टाइम ये मीडिया सिस्टम नहीं था, फेसबुक पर अपलोड कर ले, गूगल पर अपलोड कर देना अपना ही थ्योरीज, साइंटिस्ट को कम्युनिकेशन कर ले, आप लोग आज मेरी थ्योरी है, आप लोग देख ले। यानी उस टाइम दुनिया को पता नहीं था कि मेंडल ने ये काम किया, सही, क्योंकि मेंडल के पास वो कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, किसको बता दो, किसके पास शेयर करूं, आप देख ले, आप चेक कर ले, नो कम्युनिकेशन था उस टाइम, सही। दूसरा क्या पॉइंट है? हैज कंसेप्ट ऑफ जीन, यानी वो जीन को फैक्टर्स कहते थे। जीन से क्या रहता? फैक्टर्स। फैक्टर एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट पॉइंट देख ले, नो ब्लेडिंग ऑफ फैक्टर्स। मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथ, उसने बायो के अंदर मैथ यूज किया था, जो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि बायो देख ले और मैथ देख ले, किस तरह यूज हो रहा पास में, उसने मैथ भी यूज किया था। तो इस मैथ की वजह से भी मेंडल्स का जो थ्योरी था वो अनरिकॉग्नाइज्ड था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो एक्सेप्टेबल, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए से वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और मेंडल्स कैन नॉट गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स, इन फैक्टर्स का फिजिकल प्रूफ नहीं दिखा है दुनिया को। तो इस वजह से 4-5 पॉइंट्स की वजह से मेंडल्स का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड। और देख लें उसके बाद इस मेंडल्स का जो वर्क है, वर्क इस पर दोबारा रीडिस्कवर हुआ, दोबारा री रिसर्च हुआ। कब हुआ था? 1901 में। 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज था, 1901 में फिर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क आफ्टर 19, यानी कब? 1901 में ये साइंटिस्ट आया था, 1901 में वापस मेंडल्स का जो वर्क था उस पर दोबारा काम शुरू किया। जब उन्होंने देखा था अच्छा ये मामला, ये प्रॉब्लम से मेंडल्स के, मेंडल्स ने तो सच कहा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इस तरह है उस तरह, सारे कहानी बताए थे, तो ये बिल्कुल उसका काम करेक्ट है, सही है। तो बाद में उसको नाम दिया था कि मेंडल्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, फिर उसके नाम के साथ लिखा था साइंटिस्ट। हाँ, उसके बाद साइंटिस्ट था। कौन से 3 साइंटिस्ट आए थे 1901 में? ये 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल्स वर्क को। कौन से? टीचर मार्क, ह्यूगो डायवायरस, और दूसरा कोई कार्ल कोरन्स। ये 3 साइंटिस्ट बाद में मेंडल्स को जो वर्क उस पर दोबारा काम शुरू किया था। इन तीनों ने, इसके अपने दोस्त है, उन्होंने फिर मेंडल्स को 2 टाइटल्स दी। कौन से 2 टाइटल्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स प्लस साइंटिस्ट। हाँ, अभी फिर मेंडल को
मेंडल ने क्यों इस पौधे को सेलेक्ट किया, मटर प्लांट्स को? ये भी एक रीजन है जिसके उसमें आ सकता है कि मेंडल्स ने पीसीएम प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया था, यानी पी प्लांट्स को, मटर प्लांट पौधे को क्यों सेलेक्ट किया था? रीजन ये है, ये शॉर्ट लाइफ स्पेन यानी 3 से लेकर 4 मंथ्स में, मटर का जो पौधे होते हैं 3 से लेकर 4 मंथ्स तक इसका लाइफ है, फिर ये दोबारा बच्चे पैदा करते, फिर बीज पैदा करते। अगर वो इंसानों पर काम कर ले, इंसानों का 9th मंथ है, एक बच्चा पैदा हुआ, 9th मंथ बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है, तो ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इससे कहते हैं नहीं, मैंने इसका जनरेशन यानी 5, 6, 7 जनरेशन मैंने देखना है। तो उसने जो बेस्ट प्लांट्स था वो मटर प्लांट था, पी प्लांट्स था, उसको ये उठाया था क्योंकि इसका लाइफ स्पेन जल्दी आ रहा है, हर 4 मंथ बाद फिर लाइफ, हर 4 मंथ बाद फिर, यानी 1 साल में उसने 4-5 जनरेशन देखा। अगर इंसानों के ऊपर काम कर ले तो साल में 1 जनरेशन। तो इस वजह से शॉर्ट लाइफ स्पेन की वजह से मटर पौधा उठाया। इजी टू ग्रो इन लैब, उसने अपने लेबोरेटरी में आसानी से जो उग सकते हैं, जल्दी उग सकते हैं, होता है मटर प्लांट। और मटर पौधा हर जगह अवेलेबल है, आसानी से मिल सकते हैं। और दूसरा कौन सा है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। मटर अगर इंसानों पर काम करते हैं, एक इंसान 1 बच्चा पैदा कर सकते हैं, अगर ज्यादा तो 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं, हाँ। लेकिन मटर का पौधा ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, ज्यादा बीज पैदा कर सकते हैं, ज्यादा सीड पैदा कर सकते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट देख ले, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग मतलब ये सारे होमोजाइगस थे, मटर के जो पौधे थे, होमो मतलब किस तरह, या तो सारे क्या होंगे ठाल, या तो सारे क्या होंगे शॉर्ट, दरमियाने में कोई ऐसा पौधा नहीं कि इसके साइड एक जैसा हो। मटर का पौधा तो ठाल हो गए तो शॉर्ट होगा, दरमियाना साइज वाला कोई पौधे नहीं, तो इसके लिए आसानी था। दूसरा क्या से, नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन। मैंने कहा ये होमोजाइगस वाले, टाल को टाल से क्रॉस कर ले, शॉर्ट को शॉर्ट से क्रॉस कर ले, उसके लिए आसानी था, या टाल को शॉर्ट से क्रॉस कर ले, उसके लिए आसानी था। तो ये भी क्या था, यानी जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे उसके लिए ये आसानी पॉइंट्स था, सही। एंड दरमियान में ऐसे कोई पौधा नहीं, दरमियान वही पौधा पैदा हो जाए, अगर ठाल है तो ठाल, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट पैदा होगा। और दूसरा क्या चीज है, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तजर्बे कर रहे थे, उसके 3 स्टेप्स थे। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 3 स्टेप की बुनियाद पर वो वर्क्स कर रहा था। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सबसे पहले आप पेरेंट्स को सिलेक्ट करते, ठाल को उठा दो या शॉर्ट को उठा दो, ठाल का क्रॉस कर लो या शॉर्ट का क्रॉस करवा दो, यानी सबसे पहले वो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू मतलब उस ब्रीडिंग को कहते हैं जो क्या हो, होमोजाइगस हो, होमोजाइगस को ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देख ले, उसके बाद सेकंड स्टेप, क्रॉस पोलिनेशन ऑफ पेरेंट्स। जो होमोजाइगस प्लांट्स है उनके क्या करवा रहा था, होमोजाइगस का क्रॉस करवाते, अगर ठाल है शॉर्ट के साथ क्रॉस करवा रहे, अगर ठाल है ठाल, दोनों क्या चीज है, पेरेंट्स है। फिर उनका जो बच्चा पैदा होगा, थर्ड में सेल्फ पोलिनेशन। देख लो, क्रॉस में एक ठाल होते हैं और एक शॉर्ट होते हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप का सेल्फ पोलिनेशन था। सिर्फ किस तरह, इसका जब इसका बच्चा पैदा होगा, ये पैदा होगा, फिर उनको आपस में क्या करवा रहा था, क्रॉस करवा रहा था। कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का आपस में क्रॉस, यानी सेल्फ पोलिनेशन। ये दो क्रॉस है और ये दो आपस में, बच्चों का आपस में क्रॉस करवाना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। यानी F1 को जो बच्चे उसका क्रॉस करवाना टू स्टडी F2, जो F2 बनेंगे उसकी स्टडी के लिए। अब इसके अंदर कौन सा खुसूसियात आया, मैंने पेरेंट्स का क्रॉस करवाया था ठाल को शॉर्ट के, वो खुसूसियात बच्चों में आया, फिर बच्चों का आपस में क्रॉस करवाया था, वो खुसूसियात F2 में आया। तो वो कहते मैं F2 की स्टडी के लिए मैंने सेल्फ पोलिनेशन भी करवाया था, और F1 का स्टडी करने के लिए मैंने क्रॉस करवाया था। ये क्या चीज, ये F1 से F1 क्रॉस को करवाया था, F1 बनाया, F1 का सेल्फ करवाया था तो F2 बनाया। ये पर कल पढ़ेंगे किस तरह। सातवें में देख लिया जो पी प्लांट से मटर का, अगर सिक्योर में ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड 2n सही है। इसका कितना क्रोमोसोम्स है,
14 क्रोमोसोम्स है। मटर के पौधे में 14 यानी 7 पेयर्स। अगर एन आ जाए, एन मतलब 7 पेयर्स है, ठीक है। 7 पेयर्स के अंदर जोड़ियां मौजूद है क्रोमोसोम्स की। मेंडल स्टार्टेड विद ये मेन पॉइंट है। अक्सर बुक्स में वेराइटीज, मेंडल्स ने कितने वेराइटीज उठाए थे। आप लोगों के बुक्स में 7 लिखा है, 14 लिखा है, लेकिन उसने सबसे पहले 33 वेराइटीज उठाया, यानी 33 अकसाम उठाए पौधों में से। बाद में उसने कहा ये बहुत ज्यादा, इसके बच्चे ज्यादा बन जाएगा, मुख्तलिफ कलर्स बन जाएंगे, लोग याद नहीं कर सकते। फिर उसने कितना उठाया, फिर उसने 14 उठाया। कितना? 14 में, फिर 14 फिर उसने 7 उठाया। 14 वेराइटीज, 14 क्या चीज है, वेराइटीज उसने उठाया, और 7 कैरेक्टर्स बन गए। किस तरह? 14 पौधे हैं या नहीं, 7 पौधे एक तरफ है, 7 पौधे दूसरे तरफ है। एक का डोमिनेंट, दूसरे का रिसेसिव उठाया, उनको क्या करवाया था, क्रॉस। जो खुशियत अभी बन गए वो 7 बन गए। कितना वेराइटीज है, 14 वेराइटीज उठाए उसने, और कैरेक्टर्स कितना बने, 7। ये पॉइंट से याद रखना, 14 ट्रेड्स, 7 कैरेक्टर्स बन गए, 7 कैरेक्टर्स। अभी वो 7 कौन कौन से हैं? उसने 2 सीड के उठाया, 2 फोर्थ शेप का उठाया, 2 फ्लावर का उठाया, 1 स्टेम का उठाया। जो 7 कैरेक्टर्स है वो कौन कौन से? 2 सीड का है, 2 फोर्थ जिसका मटर का जो पॉकेट है, मटर के जो दाने इसके अंदर पंसे होते हैं ना, बंद क्लोज है, और जिसका पॉकेट है उसे कहते हैं पोड। 2 पोड है, 2 सीड है, और 2 फ्लावर है, और 1 स्टेम के बारे में। सीड कौन से थे? एक उठाया था सीड शेप, दूसरा सीड कलर। डोमिनेंट को रिसीव, यानी एक पौधे से 14 पौधे है ना, ये देखो 14 7 ये 7 है, 7 वेराइटीज उनको क्रॉस करवाया था। जो रिजल्ट बना वो कितना है, 7 कैरेक्टर। अभी देख लें रॉन्ड सीड क्या है, अगर क्यूज में आ जाए रॉन्ड सीड, ये डोमिनेंट में आ रहा है, ये पॉइंट से आदमी रॉन्ड डोमिनेंट में, और रिंकल रिसेसिव में। रिंकल किस तरह है, रॉन्ड इस तरह, ये रॉन्ड, और इस तरह ये रिंकल। और ये इसका जो कलर है, सीड कलर येलो होता है ना, हाँ, अक्सर पुकते कलर्स वो येलो होते हैं डोमिनेंट, और ग्रीन रिसेसिव है। फोर्थ कलर देख ले, यहाँ पर ये कहानी उलट है, बीच का और जो इसका पॉकेट है, पॉकेट का और सीड का कलर में थोड़ा फर्क है। यहाँ पर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव, बीच की बात कर रहा हूं। लेकिन जिसका पॉकेट पोड वो ग्रीन है, लेकिन रिसेसिव येलो है। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, सही। इसका पॉकेट वहां पर येलो रिसेसिव है, और बीच यहाँ पर ग्रीन रिसेसिव है। यहाँ पर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन डोमिनेंट है। यहाँ पर फोर्थ शेप देख ले, इनप्लेटेड, इस तरह बाहर से बंद, इस तरह मटर होते हैं, अंदर क्या दानिया मौजूद, इसको कहते हैं इनप्लेटेड। पुल शेप ये वाला। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड, किस तरह, इस तरह, यहाँ पर दानिया मौजूद, ये इसका कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव है और इनप्लेटेड डोमिनेंट है। फ्लावर देख ले, कलर, फ्लावर कलर किस तरह होगा, जो डोमिनेंट है वो क्या चीज है, वायलेट है, और रिसेसिव क्या है, व्हाइट है। और देख ले फ्लावर पोजीशंस, अगर एक्सेल में ये प्लांट है, अगर पौधा फ्लावर यहाँ पर मौजूद है सेट पर, तो एक्सेल में अगर फ्लावर एंड में मौजूद है तो टर्मिनल। नेक्स्ट देख ले स्टेम हाइट, या तो क्या होगा टाल, या तो क्या होगा ड्रॉप शाफ्ट। ये सिर्फ मेंडल्स की कुछ कहानी था।